अस्सलाम वालेकुम शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। पाकिस्तान में सहाफ़त और सहाफ़ी की आज़ादी की एक लंबी दास्तान है। सहाफ़त की ये तारीख़ तहरीक पाकिस्तान ही की मानंद कुर्बानियों, आजमाइशों से भरी हुई है। हक गोई की पादाश में सहाफ़त को कभी पाबंदे सलासिल किया गया, कभी कोड़े मारे गए, कभी गोलियां। आज़ादी इजहार की इस तहरीक में मुसलसल जान की बाजी हारने वाले शोहदा की एक तवील फहरिस्त है। जबर और जुल्म के खिलाफ सच्चाई का अलम उठाने वालों ने तागूत के कहर के बावजूद हर दौर में अपना सफर जारी रखा है और यह सफर जारी रहेगा, जारी है और जारी रहेगा। इस सफर में सहाफियों पर कभी गद्दार की फप्ती कसी जाती है, कभी लफाफा सहाफी कहकर इनके रिज़्क़ हिलाल की तौहीन की जाती है। बेरोजगारी, तंगी हालात, अपनों बेगानों के तानों के बावजूद ये सर फिरे सच बोलने और ढूंढने से बाज क्यों नहीं आते। क्यों इन्हें सच बोलने से रोका जाता है? कौन इस सच से डरता है? क्या कलमा हक कहना गुनाह है? आज हमारे साथ दो सीनियर सहाफी होंगे। इन दोनों ने जबर को झेला है। दोनों की कहानी एक जैसी लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ मुख्तलिफ भी है। जनाब मतीउल्ला जान, जिन्हें हाल ही में अगवा किया गया, और जनाब रिजवान रजी अलमरूफ रजी दादा। ये दोनों सहाफ़ी, रिजवान रजी जो हैं तकरीबन 1 साल पहले और मतीउल्ला जान 2 दिन पहले मग़वी बन चुके हैं। तो ये दो मग़वियों की कहानी है। चलें इन दो मग़वी सहाफ़ियों की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। रजी दादा, मैं आपसे शुरू करता हूँ। मतीउल्ला जान को थोड़ा सा इंतजार करवाते हैं, ठीक है? जरा आप बताएंगे कि ये आपके साथ जो वाकया पेश आया था, ये कब आया था, कैसे आया था? जरा वो नरेशन बयान करें, उस दिन क्या हुआ, क्या था? देखिए, 9 फरवरी 2019 का दिन था और मुझे उससे पहले कुछ वाइब्स मिल रही थी। यानी 8 फरवरी की रात का खाना हमने एक जगह पे खाया। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों में शुमार होता है नवीद चौधरी साहब का, लाहौर में एक अखबार के एडिटर भी हैं वो। आप उनको चैनल 24 पे भी देखते रहते हैं। उन्होंने एक खाने का एहतमाम किया था एक होटल में। वहाँ पे उनके कुछ दोस्त और मेरे कुछ अहबाब जमा थे और खाना खाने के बाद जो थे वो कोई 1 घंटे, घर पहुंचने के 1 घंटे बाद उनका फोन आया कि सब कुछ खैरियत है। मैंने कहा कि क्यों खैर है? कहते जितने भी हमारे वहाँ पे खाना खा के उठे हैं लोग, उन्होंने इस अमर की निशानदेही की है कि हम बड़े सख्ती से ना सिर्फ के वॉच किए गए हैं बल्कि हमें 1 to 5 के ऊपर कुछ लोग जो थे वो घरों तक छोड़ के गए हैं। तो आपको मोहतात होना चाहिए क्योंकि ये तो इतनी हम में से तो कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा कि जिसको कोई घर तक छोड़ने आए। तो हम सब ने ये कंसेंसस जनरेट किया कि आप ही वो हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा भी पीछा किया गया। तो मैंने उन्हें हंस के कहा कि यार मैं कौन सा, मेरा मतलब है कि कोई गैर मुल्की किसी अदारे को राज फाश कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ कभी कभार एक आध फिक्रा फेंक देता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो कि सवाल की सूरत में होता है और ये सवाल ट्वीट ज़ाहिर है करते हैं, लोगों को, ट्वीट कर देते हैं आप। हाँ ट्वीट कर देते हैं। वो कुछ लोगों को बुरा लगता है तो चले हम कल से नहीं किया करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हालात हैं मेरा ख्याल है कि आज आप सुबह आप घर से भी ना निकलें। मैंने खैर कहका शक्का लगा के दिया। सुबह अभी मैं नाश्ता करने बैठा था और जाहिर है कि नाश्ते के बाद ही मैं अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई भी लेता हूँ। तो नाश्ता करने बैठा था तो नीचे नॉक हुआ। हम उस घर में ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, अगरचे नीचे वाला घर भी हमारे वो जो था वो गेस्ट रूम के तौर पे इस्तेमाल होता था। तो मैंने ऊपर से देखा तो मुझे वो जो शख्स थे तो वो नामालूम लगे ना, कि पहले हमारे घर में वो कभी नहीं आए, मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं है।
तो मेरी मिसेस को भी इस बात का एहसास था, तो उन्होंने कहा कि आप ना जाएं। तो मैंने उसे कहा कि बेटे को भेजना भी उतना ही खतरनाक है जितना मेरा जाना ना, तो आप मुझे जाने दें, मुझे नुकसान होगा, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो खैर मैं नीचे चला गया, तो जाके तो उन्होंने आगे बढ़ के मेरे से हाथ मिलाया। 2 लोग थे वो मोटरसाइकिल पे, और उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे खींचने की कोशिश की, लेकिन ये आप समझ लें कि 3 या 4 सेकंड लगे होंगे। इतनी देर में दाएं से भी कुछ लोग आए पैदल, और बाएं से एक जो वो वैगन होती है, जिसे आप हाईएस्ट वैन भी कह सकते हैं, ये जो मुसाफिर सवारियां भी जिसमें ढोई जाती हैं, वो आई। बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन लोग हैं और आप मुझे कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने वो अपनी मखसूस जुबान जो बोली जाती है उस वक्त, ठीक है, वो चल इधर ना तू तू बड़े इथे औखा बनया फिरना है, तू ਜਿਹੜੀ अन्नी पाई हुई है ना, चल तेन लैके चल, मतलब वो इस स्टाइल के अंदर। मेरा मतलब है ये मेरे जैसे बंदे के लिए तो वैसे ही शॉकिंग है ना कि ये उसको इस तरह मुखातिब किया जाए। तो मैंने कहा कि मुझे आप बता लेने दें कि आप कौन लोग हैं और मुझे कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ा, और कुछ 3 एक करीब के लोगों ने, और वो जो मैंने ड्राइवर किया। था, हाँ बिल्कुल किया। मैं और जाहिर है कि मेरा ब्लड प्रेशर उस वक्त शूट किया, और जाहिर है ब्लड प्रेशर शूट करने के नतीजे में जो बंदे की जो भी हालत होती है वो हुई। तो उन्होंने मुझे फिजिकली उठा के, जिस तरह आप ऐसे किसी चीज को, बच्चे को बाज का झूला नहीं देते हुए, तो उठा के तो ऐसे फेंका वैन के अंदर। अब वैन की उस सीट के ऊपर जो ड्राइवर के बिल्कुल पीछे होती है, 3 सीटों पे मुश्तमल, या 2 लोग भी उस पर बैठ जाते हैं, वो वाली जो जरा लंबी निस्बतन सीट होती है ना, तो उसके ऊपर में पेट के बल गिरा ना। और चूंकि वो मेरा हड्डियां वगैरह का भी मसला, थोड़ी सी सांस रुकती हुई महसूस हुई, तो उन्होंने मेरा सर नीचे सीट की तरफ करके मुझे वहीं पे ऊपर से काबू करके, दो एक मुस्टंडे जो थे वो बैठ गए, और वो वैन चल अच्छा पड़ी। रजी, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, ठीक है ना। ये आपका इब्तदाई जो है ना वो वो आपका काउंट है। मतीला जी, जान, मैं अब आपसे पूछूंगा कि आपके साथ इब्तदाई तौर पर क्या हुआ था। इब्तदाई तौर पे तकरीबन वही कुछ हुआ, क्योंकि ट्रेनिंग तो बिल्कुल, अब आप तो एक वाकयात ही को है। ऐसे ही नरेट करें जैसे कि रजी ने किया है। जैसे कि मैंने अपने MGTV पे भी एक्सप्लेन किया, जो रवि दादा साहब ने बताया, तकरीबन एग्जैक्टली उनका रवैया और उनको गाड़ी में लोगों को बिठाने का तरीका वो एग्जैक्टली यही था। मैंने पहले भी बताया कि मुझे इसी तरह ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, सर जो है वो सीट की तरफ, नीचे की तरफ दबाया गया और जकड़ा गया बाकायदा। बल्कि मुझे तो उन्होंने वो काला कोई कपड़े का थैला तो मेरे सर पे उन्होंने डाल दिया, नीचे गर्दन तक, जैसे कोई दहशतगर्द होता है। और मैंने उसके बाद मेरी आंखों पे भी पट्टी बांध दी, और फिर एक हथकड़ी थी जो FIA या पुलिस वालों के पास होती है, सिल्वर कलर की सरकारी, वो मेरी बाजू में पहना दी। और ये गाड़ी रणजी साहब के वक्त में तो चले काला था, इनको ये भी नहीं पता सिविल थी प्राइवेट। मेरी तो बाकायदा पुलिस की गाड़ियां, पुलिस लाइट्स की वाली गाड़ियां, और वर्दी में एंटी टेरर स्क्वाड के लोग थे, पुलिस के लोग, वो लोग थे। और काफी बदतमीजी, जैसे उनका स्टाइल होता है अगले बंदे को टॉर्चर करना, तो उन्होंने ये सब कुछ किया। और एग्जैक्टली जो रजी दादा साहब कह रहे हैं, तरीका वही है। इन लोगों की शायद ट्रेनिंग ही यही की जाती है कि अगले को आपने मती, हम तो अब जो वीडियोस देख रहे हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि आपकी गाड़ी रुकी हुई है, रुकती है, फिर पीछे से एक गाड़ी आती है, फिर दूसरी गाड़ी आती है, फिर उसमें से लोग निकल के आते हैं और आपका स्कफल होता है। आप फोन जो है ना वो फेंकते हैं जो आपकी अहलिया का स्कूल है उसके अंदर। और जैसा आपने बताया कि वो ताकि किसी तरह मैसेज कर रहे हो कि ये मती का फोन है, और कि कोई गैर मामूली किस्म के हालात है, सो दैट कि उनको जो है ना वो थोड़ा सा पता लगे और आप अपना एक निशान छोड़ना चाहते हैं। हैरत की बात यह है कि जहां से आपको उठाया गया है उस रास्ता, वो तो एक बंद, आपको पता है लाल मस्जिद की वजह से और नैब की इमारत वहां पे है, वो तो खारदार तारें लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, और वहां पे तो आना जाना हो नहीं सकता। तो वहां से वो कैसे आए, क्या ख्याल है आपका? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वहां से रास्ता बिल्कुल बंद है काफी अरसे से। लाल मस्जिद वाली साइड से जो गली आती है उसको खारदार तारे लगा के बंद किया गया है।
और स्कूल वालों की भी बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, अब उन्हें लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है। और मैं भी जब अपनी वाइफ को ड्रॉप करने के लिए स्कूल में आया तो मुझे भी वो टैंकी वाली साइड से आना पड़ा, क्योंकि इस तरफ से बंद तारें लगी हुई हैं। और ये हाई सिक्योरिटी जोन है, लाल मस्जिद जहाँ पे फौजी ऑपरेशन हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में, ये वो जगह, साथ ही नैब का ऑफिस भी है पुराना, जहाँ पे कभी सुना जाता है कि आसिफ जरदारी साहब के लिए रेस्ट हाउस बनाया हुआ है, उनको लाते हैं तो सड़कें बंद कर देते हैं। तो काफी दिनों सड़क बंद थी। और हैरत की बात यह है कि वो जो वीडियो स्कूल के कैमरे ने कैप्चर किया, उस वीडियो में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि कुछ 3-4 गाड़ियां, कारें जो हैं वो उस सिम से आई। सिर्फ एक गाड़ी जो है मेरे ऑपोजिट सिम से आई थी जब मैं गाड़ी में बैठा था, और वो थी एक टोयोटा कलर की डबल कैबिन गाड़ी, जिसके ऊपर हम्म, पुलिस की लाइट्स भी लगी। और आप हम्म, देख रहे होंगे कि कैमरे में वो आखिर में मुझे जब बिठा लेते हैं, गाड़ियां जा रही होती है तो वो गेट, स्कूल के गेट के सामने आती है और रिवर्स होती है अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और उसमें जब वो रिवर्स हो रही होती है तो ऊपर वाजे तौर पे उस कैमरे से पुलिस की लाइट्स नजर आ रही है। बिल्कुल। तो अब वो ये एक मंजर ये है कि आपको लिए उन्होंने पकड़ा है, आपको मारा है, मारने के बाद आपको गाड़ी के अंदर डाला है और उसी तरह से अगली सीट और पिछली सीट के दरमियान में आपको रखा है, ऊपर से दबाव डाला गया है, मुंह नीचे किया है और हैंडकफ किया है और कपड़ा आंखों के मुंह के ऊपर डाल दिया गया है। ये मंजर था। अच्छा रजी, आप बता रहे थे कि मकसद आपके साथ भी टेरराइज करना है, सहाफी को बिल्कुल। टेरराइज करना है, दहशत ज़दा हाँ जी। अच्छा करना है। बिल्कुल। मती, अब मैं चलता हूँ रजी की तरह। रजी, आप जब ये सारा कुछ आपके साथ हो गया, आपको इस हालत के अंदर औंधे मुंह लिटा के और फिर ऊपर जो है 2 मुशटंडे आ गए, तो उसके बाद फिर क्या होता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि आपने देखा कि अपना मती जो हैं इनके जो पूरा इनका काफिला था, उसके आखिर में एक एम्बुलेंस भी थी। वो उन्होंने शायद मेरे तजर्बे के पेश नजर रखी थी, क्योंकि मेरी सांस उखड़ गई थी। और मैंने अच्छा। उन्हें कहा था, उस वक्त कहा था कि आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा, आप परे हटें। ठीक है। और उसके काफी देर तक मेरे अवसान जो थे वो तकरीबन नीम बेहोशी आप उसको कह लें, उसमें रहा मैं। बल्कि कुछ लम्हात के लिए, मुझे तो लम्हात लगते हैं, हो सकता है मिनट भी हो, कि मैं बेहोश भी हो गया। लेकिन अच्छा, उसमें मजे की बात यह है कि कोई साहब जो थे वो बुलंद आवाज में किसी को रिपोर्ट कर रहे थे कि ये ड्रामा कर रहा है जी यहाँ पे, ये इसकी सांस उखड़ गई है, अब लंबे लंबे सांस ले रहा है, अब ये इसको सांस नहीं आ रही। वो साथ में फोन के ऊपर किसी को रिपोर्ट, जैसे नहीं बंदा कर रहा होता, लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट। अच्छा, जब वो मेरे अवसान बहाल हुए और मैंने कहा यार देखो, तो आप लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं आ गया था, अब भी बुला लेते, आप कौन लोग हैं? तो फिर वो साहब जो के कमेंट्री फरमा रहे थे, उन्होंने अपना तारुफ करवाया। अच्छा, उसके बाद वो साहब जो थे वो गाड़ी की अगली क्या सीट क्या में क्या बैठे, तारुफ करवाया? वो कि किस महकमे से हैं। तो अब वो साहब जो थे वो गाड़ी से नीचे उतरते, बाहर जाते, फोन लेके वहां पे किसी से हदायत लेते, आके फिर बैठ जाते, फिर लेकिन ये पहला जो एपिसोड था ना, जिसमें मुझे उठा के मेरे घर से कुछ 1.5-2 किलोमीटर वो जो नहर है ना गुजरती है, जब वो नहर पे चढ़ गए तो फिर उनका वो जो जबरो इस्तबदाद का पहला हल्ला था वो खत्म हो गया, पीछे को हट गया ना। अच्छा, फिर वो फौरी तौर पे आप जनाब पे आ गए, वो तूतकार वाली, उनका लहजा भी बदल गया, चेहरों के ऊपर जो करहतगी थी वो भी हो गई, और वो जो मुस्टंडे थे वो एकदम गायब हो गए ना वैगन के अंदर से। ठीक है। अब वो पोलाइट पोलाइट चेहरे, और मतलब के जो थे वो सर को पानी पिलाएं, ठीक है, सर को जनाब टेक दें, अच्छा। हाँ, फिर वो फौरन सर ठीक के है। ऊपर आ गए। ठीक है। और पानी फौरी तौर पिलाया पे और ये सारा कुछ किया। और अच्छा पानी मती, पिलाया, और आपको मैंने कहा कि और अच्छा। लेकिन बहरहाल वैगन से बाहर मुझे देखने की इजाजत नहीं थी, वो हाँ, सर नीचे की तरफ ही कि था। कहाँ लेके जा रहे लेकिन हैं? हाँ, कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन लाहौर का चप्पा चप्पा गुजरा, यहाँ पे बचपन गुजरा, तो महसूस तो हो रहा था कि किधर जा रहे हैं। और अगर इन्होंने वहां पे दफ्तर में जाना है अपने में, तो वो तो सीधा रास्ता बनता है, तो ये इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? तो वो ठीक फिर हो गया। भी अच्छा रजी, मैं रास्ते में। यहाँ पे आपको, रजी आपको यहाँ पे रोकूंगा। मतीला जान, अब आपको जो है वो गाड़ी में डाल के और जो आपकी सूरत हाल आपने बताई, इसी तरह से आपका सांस भी, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आपका सांस भी जो है ना वो इस तरह, इस कदर उन्होंने वो टाइट अप किया हुआ था कि सांस भी नहीं आया था। क्या हुआ उस दौरान? पहले तो जो रजीज साहब ने कहा कि वो एम्बुलेंस जो है वो उनके तजर्बे की बुनियाद पे शायद उन्होंने फिर एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी साथ कर लिया कि कोई सीनियर साहब की तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो उसकी जान बचाई जा सके।
तो ये भी एक बड़ा ही अलमिया और सितम ज़रीफ़ी है कि जान लेने वाली हरकतें करने के बाद जान बचाने के इंजेक्शन भी साथ लेके फिरते हैं वो लोग। और दूसरी बात ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल ये जो हमारी एम्बुलेंसेज हैं, जिससे आदमी में बहुत से दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होती रही है, खासकर कराची शहर में। ये यहाँ इस्लामाबाद में भी हमारे जो कुछ इदारे हैं वो इन एम्बुलेंसों को किसी डिफरेंट गैजेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, मगर हाँ, वो एम्बुलेंस मैं आपके साथ जो बीती है जरा वो बताइए ना कि फिर उसके बाद क्या हुआ। जैसे इनको वो सर की तरफ आ गए, पानी पिलाने की ऑफर की, तो आपके साथ क्या हुआ इस तरह? वही हुआ फिर तकरीबन 1 घंटा के या पौने घंटे के सफ़र के बाद रास्ते में मैंने उनसे पानी का भी कहा और ये भी कहा कि मेरा दम घुट रहा है, सांस रुक रहा है। तो वो ये करते थे कि मेरे नाक से कपड़ा मेरे कहने पे उन्होंने ऊपर कर दिया, नाक से। ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी थी। और उसके बाद मैंने पानी का भी कहा तो उन्होंने पानी भी मुझे पिलाया और बॉटल वाटर जो उन्होंने अरेंज किया। और वो छोटा पानी की बॉटल जो है मेरे हाथ हथकड़ी में थे, तो खुद अपने हाथ से कपड़ा ऊपर करके मुझे पिलाने की कोशिश की और मैंने पिया भी। और उसके बाद फिर जिस जगह ले गए तो वहाँ पे एक दफ़ा फिर जो है एक जगह थी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कौन सी जगह है, मुझे पकड़ के चला के, मेरी तो आंखों के गेट अंधेरा था, सिर्फ आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई सेल है, कोई लॉकअप है जिसके लोहे के दरवाजे खुल रहे हैं, जोर जोर से बंद हो रहे हैं। उन आवाज़ों की भी एक अपनी दहशत होती है और वो आवाज़ें भी माशाल्लाह बड़ी तरतीब से आती हैं। तो अंदर लेके वो सीमेंट की एक जगह थी, उस पर हटा दिया गया और उसके बाद कुछ ज़बरदस्ती भी किया गया और बातें भी की गई बहुत सी, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है। और मैंने उनको बार बार कहा कि कम से कम मेरे बीवी बच्चों को बता दें मैं खैरियत से हूँ और उनके कोई मसला नहीं, सिर्फ उनको कन्वे कर दें, वो परेशान होंगे। तो तो उन्होंने क्या थी कह मुझे रहे वो आपको इस दौरान? बेसिकली एक तो वो बार बार जो है ना ये बात कर रहे थे कि तुम बड़े समझदार आदमी हो, बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हें समझ नहीं आती बात की, तुम ये कैसी बातें करते हो। तो मैंने उनसे यही कहा कि जनाब मुझे कौन सी बात की समझ नहीं आती, क्या बात आप कर रहे हैं मुझे बताएं। तो वो बार बार एक ही बात दोहराते थे, तुम्हें पता है, तुम समझते हो। तो मैंने कहा मुझे क्या पता है, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो मैं उन्हें ये कहा था मेरी कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, तो चीफ जस्टिस ने मुझे बुलाया हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, तो मैं कर सकता हूँ और मुझे आप क्यों यहाँ पे लाए, कल मैंने पेश होना है। वो बार बार यही दोहराते थे कि तुम्हें पता है, तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत तेज बनते हो, तो तुम्हें सब पता है, और बस ये बात करते थे। और फिर वो बच्चों के हवाले से भी धमकी लगाते थे, अहले खाना के हवाले से भी धमकी लगाते थे और हल्का फुल्का फिर वही टॉर्चर, कोई सर पे मार दिया, कोई डंडा लेके लकड़ी का कमर पे मार दिया, पुष्ट पे। और उनका टॉर्चर जो भी था, उनकी कोशिश ये ज़रूर होती थी कि तकलीफ दें, मगर शायद उतनी तकलीफ वो दे पाए थे जितनी मुझे वो अपनी काकुल एकेडमी की ट्रेनिंग में बर्दाश्त करने की जो है ना वो ट्रेनिंग मिली थी। तो अ, फिर उसके बाद फिर शोर शराबा करके मेरे उसी तरह आंखों में पट्टी बांध के वो चले गए। अच्छा मती, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा और अब मैं रजी की तरफ जाता हूँ। रजी, आपको जो है वो लेके चल पड़े और यही सारा कुछ अमल आपके साथ होता रहा, तो फिर आपके साथ वो क्या बात करते रहे और फिर कहाँ लेके गए आपको? एग्जैक्टली यही बात करते हैं। और मैंने और भी 2-3 लोग जो इस तरह से उठाए गए हैं उनसे पूछा है। मेरे अंदर वो सिर्फ एक फिक्रे का इजाफा करते थे कि आप तो पढ़ाते भी हैं बच्चों को और आपको नहीं पता कि ये चीज़ों की सेंसिटिविटी क्या है, आप तो वहां पे बड़ा एलेबोरेट करके बताते हैं, तो आप खुद उसकी वायलेशन करते हैं। मतलब बाकी बातें वही हैं कि तुम्हें पता है तुम क्या करते हो, लेकिन मेरे लिए वो आप पे आ चुके हुए थे। मतलब ये थोड़ा सा कहना चाहिए, अपनों के साथ उनका सलूक जो था वो ज्यादा कैलस था, जो पराये थे मेरे जैसे उनके साथ सलूक जरा बेहतर हो गया था, तो इसलिए हम कह सकते हैं। अच्छा। आपको मैं लाइटर वेन पे बात बताऊं। ये शुक्र करें आपके साथ अपनों वाला सलूक नहीं हुआ। नहीं हुआ, शुक्र है। आपको पता है लाहौर शहर के अंदर बड़ी बड़ी खानदानी दुश्मनियां चलती हैं सिर्फ इस बात के ऊपर कि इन्हां दा मुंडा साडी गली चो लंघिया क्यों है।
ठीक है। तो अब ये जो हैं ये उनके हमसाये में चले जाएं गाड़ी में बैठ के, तो लड़ाई ना हो या दुश्मनी ना हो, ये तो हो नहीं सकता ना। ये रोजाना वहां पे जाते हैं किसी न किसी बहाने, तो इन्हें उस गली से एहतियात करनी चाहिए, वरना लड़की के भाई जो हैं वो उनकी गैरत जोश में भी आ सकती है यार। तो इसलिए थोड़े से मोहतात रहे। तो उसके बाद ना मेरा ये ख्याल है, पता नहीं मती साहब का तजुर्बा क्या है। उसके बाद आपको लेके कहाँ गए वो? आपका उसके बाद सफर मुझे FIA साइबर मंजिल? क्राइम विंग ले जाया गया जी। अच्छा, इस दौरान में आपको, जिस दौरान में आपको ये पकड़ा जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था, वो मैन रास्ते हैंडल में करके उल्टा करके ले जाया जा रहा था, रास्ते के अंदर ले जाया जा रहा था, आपको कुछ नहीं बताया गया कि आपको हम कौन हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ जी, और मुझे उसके बाद साइबर क्राइम विंग में ले जाया गया, और वहां पे वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि चंगा फड़ के ले आए हो, मुर्गा चंगा फड़या, ये वो, ठीक है। और उसके बाद ले तो जाके लॉकअप में डाला आपको? मुझे लॉकअप में डाला। लॉकअप में के अंदर पहले भी 3 लोग थे, और लॉकअप बेसमेंट में था। किस उसके तरह का अंदर वो माहौल होता? वो आपने देखा होगा कि क्या क्या होता था? आपको भी ये आहनी दरवाजे खुलने और बंद होने और आने और नहीं, जाने मेरी का? आंखों पे उन्होंने पट्टी नहीं बांधी ना। उतरते हुए मुझे पता था कि ये कहाँ हाँ, पे मैं आया हूँ। अच्छा, हथकड़ी सॉरी। भी नहीं, ब्लाइंड फोल्ड भी नहीं, और अच्छा, जी रजी। अच्छा, वो वहां पे वो बेसमेंट में थी, और बेसमेंट में अब भी है शायद FIA साइबर क्राइम विंग की। उसमें छोटा सा एक वो जो छत और जो बाहर की जमीन है उसके दरमियान एक छोटा सा वो रोजन होता है, या रोशनदान आप उसको कह दें, उसमें से जितनी की रोशनी आ सकती है वो आ रही है। तो एक नीम तारीख सा माहौल है, और बदबू है वहां पे। जो लोग पहले बैठे हुए हैं बेचारे, वो अब मतलब सांस, एक सेहतमंद आदमी वहां पे और मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता, सांस घुटने लगता है आपका। अब जाहिर है कि सुबह आपने नाश्ता भी नहीं किया, अपनी मेडिसिन भी नहीं ली, और उसके बाद तबीयत जब मजीद घबराना शुरू हुई, तो मैंने वो अंदर से वो जो कवाड़ थे जो कि बंद कर दिए गए थे, और वो सुलाखों वाले नहीं थे, वो लोहे के थे, उनको मैंने खटखटाना शुरू किया। तो वो 3-4 मिनट खटखटाने के बाद फिर एक बंदा आया, और मैंने उसे कहा कि मुझे जो है वो कह होने लगी है, मुझे उबकाई आ रही है, और मुझे आप बाथरूम तक रसाई दें। फिर वो गया, उसने पूछा, तो बाथरूम तक रसाई मिली। मैंने मुंह हाथ वगैरह धोया, वो सारा कुछ जो गर्द पड़ गई हुई थी चेहरे पे वो सारी साफ वाफ की, और उसके बाद फिर मुझे वापस जब निकालने लगे जेल से, तो उन्होंने कहा कि सर इनको हथकड़ी लगानी है। तो वो हुकामे बाला ने कहा कि नहीं, बाथरूम में ले जाएं। बाथरूम से वापस ला के फिर मुझे अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाद कुछ आधा घंटा मजीद गुजरा, फिर मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई। फिर मुझे कहने की नौबत नहीं आई, मुझे ऊपर बुलाया गया, हथकड़ी लगाई गई, और दोबारा हथकड़ी लगा के मेरी वो वाली तस्वीर खींची गई जो मीडिया को जारी करनी। अच्छा, उसमें एक बड़ी मजे की बात होती है इस दौरान ना, कुछ छोटे, कुछ दरमियाने और कुछ नीम बड़े किस्म के ना हुकाम अपने तौर पे आपके पास आते हैं, आपसे हमदर्दी का इजहार करते हैं, और आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये इस हमारे अदारे की कोई इसमें नहीं है, ठीक है, ये तो फलाने अदारे का जो था वो मुद्दा था, उन्होंने आपको हमारे गले में डाल दिया। मतलब देखिए, जो जहां पे और आपको नमूदार हाँ, हुए, यानी कि आप FIA में नमूदार हुए, FIA के नमूदार हुए, अफसरान जो हैं वो हाँ, कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है ऑफ द सरकार। रिकॉर्ड, ये हमारा केस अच्छा, नहीं ऑफ द है। रिकॉर्ड। हमें तो हाँ। आप ये एग्जैक्ट वर्ड, हमें तो आप पार्सल के तौर पे मिले हैं, ठीक है। तो अच्छा, हमारे तो आप ये भाई हैं। हाँ, हमारे तो आप भाई हैं। हम तो आपका प्रोग्राम दादा पोता शो बड़े शौक से सुनते हैं। वहां पे कोई ना कोई हार्डकोर फैन भी आपका निकल आता है जी, MJ TV का भी निकल आया होगा वहां पे कि जी मैं तो आपकी वीडियो सुने बगैर मुझे रात को नींद भी नहीं आती। वो इस तरह करके ना आपको अपने अदारे को, या मैंने और भी जो 2-3 दास्तानें सुनी है, जो बच्चे इस तरह, जो लोग इस तरह गए हैं, वो आप अपने आप को एक्सोनरेट करने की कोशिश करते हैं इन योर आईज कि जी हम नहीं है, ये कोई और गंदा बच्चा है जो आपको पत्थर मार गए। हम तो आपको उठा रहे हैं, और यहाँ से हम आपको, देखिए आप जो कहेंगे हम उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। और फिर वो फेवर्स भी थोड़ी सी आपको दे देते हैं, कुर्सी पे बैठने की इजाजत दे देते हैं, पंखा चला देते हैं, अगर पंखे से आपकी तबीयत नहीं संभल रही तो AC चला देते हैं, मतलब वो सारी सहूलतें मिलना शुरू हो जाती हैं।
साथ में ये सिमरिंग भी आपके कान में होती है कि ये हमारी वारदात नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ना आप हमारा केस है, आप तो पार्सल के तौर पे हमारे पास आए थे। वाह 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 वाह, कमाल हो गया। अच्छा, और फिर उसके बाद आपका पे रजिस्टर होता है मुकदमा, और फिर हाँ, एंड उतनी सो ऑन देर सो में फोर्थ। उन्हीं की बकौल मुझे पता चल जाता है कि बाहर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या हो रहा है, और फिर उतनी देर में आप जैसे दोस्त पहुंचना भी शुरू हो गए थे। तो ये उसके बाद फिर वो सारी वो जो सख्तियां थी वो आपको अपने सामने खत्म होती हुई नजर आती है ना। मुझे मेरा पाइप भी दे दिया गया, ब्लड प्रेशर की दवाई भी घर से मंगवा दी गई कि ये आप खा लीजिए। वो सारी फिर चीजें जो हैं, वो पहले वाली जो आधे पौने घंटे की जो मेंटल टॉर्चर थी, या आप कह लें कि तकरीबन 1.5-2 घंटे की, वो फिर सारी आपको लगता है कि जैसे वो कोई डरावना ख्वाब था, क्योंकि ये लोग तो अपने दोस्त हैं और आपके साथ हाथ पे हाथ मार के गप्पें हो रही होती हैं। तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये 2 घंटे पहले इनके अंदर क्या जिन घुस गया था कि अब ये इतने में हमसे फ्रैंक होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मतीउल्लाह जान, इनका तो ड्रॉप सीन ये हुआ, पहले ये है, ये चलते हैं, इनको नहीं पता, इनके साथ ये मैन हैंडल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से नीचे गर्दन, ऊपर 2 मुस्टंडे, और फिर ये सारा सूरत-ए-हाल। फिर इनका एंड अप जो है वो तो हो जाता है कि ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है FIA, उसके दफ्तर के अंदर इनकी एंट्री हो जाती है। आपके साथ क्या हुआ जब आप हमें लेके गए कि आखिरी दरवाजे खुलने की आवाजें आ रही थी, और आपके ऊपर आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई थी, कोई थाने जैसा माहौल था, तो क्या उसके बाद फिर क्या होता है, वो जरा नरेशन हमें देंगे आप? फिल्म से देखिए साहब, पोर्टर पोर्टर को समझाने का जरा थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है। जो आप और मेरे जैसे पोर्टर, उनको कोई आके कहेगा कि हम तो आपके साथ हैं जी, असल में तो कोई और कर रहा है, तो हम लोग उसको इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं होते। तो उसके लिए मेरे केस में उन्होंने ये किया कि मुझे जिस सेल में जाके फेंका उन्होंने, तो जानबूझ के मेरी आंखों की पट्टी जो है वो खोल के माथे पे बांध दी, कस के अपनी तरफ से शो कर रहे थे कि गलती से माथे पे बांध दी, और मेरी हथकड़ियां हाथ की बांध के पीछे फ्रंट साइड पे मेरे हाथ रखे, पीछे नहीं बांधे, कि मैं आराम से अपना कपड़ा हाथों से कभी ऊपर उठा के देख लूँ ये कौन सी जगह है। वो शायद मुझे दिखाना चाह रहे थे कि ये जगह मैं देख लूँ, और वो जगह कौन सी थी वो उन्होंने तो बनाई हुई थी या वाकई वही जगह थी जिसको वो अपनी ताकत की वजह से इस्तेमाल करते थे। वो कोई पुलिस थाने का कोई सेल था, पुलिस स्टेशन का। तो मुझे ऐसे लगा कि दीवार पे जो पहली दफा मेरी आंख खुली तो जान में जान आई। बड़ी देर बाद मैंने कोई रोशनी देखी, कोई चीज देखी, जगह देखी, सख्त सफोकेशन के बाद। तो मैंने देखा है दीवार पे वो पुलिस के कलर्स लगे हुए थे, इस्लामाबाद पुलिस के, जो ब्लू, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर की पट्टी थी दीवार पे। और जो मेरा हवालात का दरवाजा था उसके उसके उस पार एक वॉशरूम का दरवाजा था जिस पे लिखा था लैट्रीन, और बिल्कुल साथ ही दीवार पे लिखा था बड़ा बड़ा करके मुहर्रर, और साथ तीर का निशान बना हुआ। मुझे फर्स्ट स्ट्राइक में ये लगा कि ये तो पुलिस स्टेशन है, मुहर्रर भी लिखा हुआ है। फिर मैंने कहा ये मुहर्रर इधर लिखने का क्या काम है, सेल के सामने मुहर्रर, कोई कैदी ने कोई रास्ता ढूंढते हुए जाना है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे दिखाया जा रहा था ये जगह जो है कि ये एक थाना है या कोई FIA का सेल है। और फिर आके उन्होंने जदोकोब किया कि तुम देख रहे थे और ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और फिर थोड़ी बार जाते हुए फिर मेरी वो पट्टी खोल के ना, वो दोबारा आंखों की बजाय फिर माथे पे बांध के चले गए। मैं क्या ख्याल है, ये क्या, एक तरफ तो मुझे कहते हैं देखते हो, फिर ऊपर से आंखों पे भी नहीं बांधते, माथे में बांध दिए। मगर यह कि उसके बाद मैं फिर ज्यादा देखना शुरू हो गया, उन्होंने दोबारा मुड़ के नहीं पूछा। उनके जहन में ये था कि बस ये बच्चा समझ गया है कि ये कोई थाना ही है, कोई FIA के लोग हैं। बहरहाल फिर आखिर में जाके जब मुझे दोबारा वो फेंकने लगे तो उन्होंने ये और टूटी फूटी पश्तो, वो आपने सुना होगा ना, टूटी फूटी उर्दू, तो वो टूटी फूटी नहीं, पश्तो में वो से वहां से वो जो मोबाइल वो जो टूटी फूटी मुबैना पछतो। मुबैना थाना था, जो कि आपको मुबैना था। देखे ना, ये रजी साहब को तो वो ले गया उधर कि भी उन्होंने हवालात में वो कर दिया। अब यहाँ पे हुआ ये, अच्छा इस दौरान में मती मैं भी कुछ आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब ये आपकी अबडक्शन की खबर चली और ये सारा कुछ हुआ, तो हमने भी FIA वाले लोगों जो हैं उनसे राब्ता किया। हमारे सोर्सेज ने बताया कि जनाब मैंने एक और वो शख्स थे, उनसे अपने सोर्स से राब्ता किया और मैंने कहा कि इस तरह का वाकया हुआ है, प्लीज चेक। क्योंकि पहली
जो रजी दादा के एक्सपीरियंस के बाद जो पहला इंप्रेशन आ रहा था वो यही था कि शायद ये FIA वो जो साइबर क्राइम विंग जो है उसकी वारदात है। तो हमने इस्लामाबाद सर्कल और पिंडी सर्कल दोनों चेक किए और उन्होंने कहा, FIA के लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जनाब ये इन दोनों जगह पे तो नहीं है सर। और वो जिस तरह से बता रहे थे मालूम हो रहा था क्या है, तो वो कहने लगे कि और फिर आपको पता है मती कि आपके खिलाफ एक और भी कोई पुरानी पता नहीं किस ट्वीट के ऊपर एक कलंदरा जो है वो रिजवान हनीफ शेख की अदालत में है, जिसके नोटिस वो पता नहीं कहाँ जारी करते हैं और पता नहीं किधर जाते हैं। और फिर उसकी बुनियाद पे तो कहीं पता करें उस बुनियाद पे वारंट ऑफ अरेस्ट तो नहीं जारी कर दिया गया। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर ये देखें, मेरा ख्याल है हमने वहां से चेक किया रिजवान हनीफ शेख की अदालत से, तो उन्होंने कहा जी हमने कोई वारंट नहीं निकाला हुआ है। तो जब वो हमारे एक सोर्स ने उसने कहा कि जब देखें जी अब ये हमारे पास तो नहीं, बाकी आप समझदार हैं। ये हमारे साथ हुआ था। अच्छा, अब आप जो है वो बता रहे हैं कि आपको उस मुबैयना थाना, जैसे कोर्ट ने लिखा ना एलिज्ड ऑब्जेक्शन, तो मुबैयना थाना मुबैयना थाना, उस मुबैयना थाने से फिर आपको किधर लेके जाते? अच्छा, फिर उसके बाद जब उन्होंने ये दिखा दिया कि बस ये जी अब आने से आना है, और मुझे भी वॉशरूम में जाने के लिए वो मेरी हथकड़ियाँ नहीं खोलते हैं वॉशरूम में, मेरी तो बंदी हुई थी, वॉशरूम के लिए भी हथकड़ियाँ नहीं खोलते थे। और सिर्फ एक दफ़ा वॉशरूम में मैंने उन्हें खसूसी इजाज़त मांग के वो हथकड़ी खुलवाई, तो बाकी 3 दफ़ा मुझे नहीं, उन्होंने दोनों हाथों से खोली। बट एनीवे, तो वहाँ पे अचानक ही आ गए और उन्होंने दोबारा सदुकोप किया। बहुत सी जो है उन्होंने सुनाई भी धमकी मेरे जुबान में, और ये नहीं बताते थे कि क्या है, वो बस कहते थे तुम समझदार हो, तुम समझते हो। और फिर वहाँ से उन्होंने ये किया कि ना सिर्फ ये कि मेरे मुंह पे कपड़ा डाला, उसी तरह फिर आंखों पे कस के पट्टी बांधी, सही तरीके से माथे पे नहीं बांधी, और साथ हथकड़ी जो है ना खोल के मेरे हाथ पीछे हथकड़ी में बांध दी, जो मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे चीज थी। और इससे बढ़ के उन्होंने ये किया कि मेरे मुंह पे भी टेप बांध दी, और बड़ी उन्होंने पूरे गर्दन से लपेट के वो टेप बांधी, बड़ी सी टेप। तो मैंने उनसे बड़ा एहतजाज किया कि देखिए मेरा जो है ना वो सांस रुक रहा है, आप क्या कर रहे हैं। और वो फिर ये करते थे कि सिर्फ नाक से ऊपर कपड़ा रहने देते थे, बाकी ऊपर सब बंद, ब्लाइंड फोल्ड कपड़ा, और मुंह पे भी टेप बांध दी, हथकड़ी हाथ पीछे बांध दिए। उस वक्त मुझे यूं महसूस हुआ थोड़ी देर के लिए कि आप ये पागल हो चुके हैं और ये शायद मुझे नहीं छोड़ेंगे, और बाकियों की तरह मुझे भी कहीं फेंक के ये चले जाएंगे। उन्होंने मुझे उठाया और एक बड़ी गाड़ी थी कोई, उसकी पिछली सीट पे उसी तरफ फेंका जैसे रजी दादा साहब कह रहे हैं, और उसी तरह गर्दन पे नीचे दबा ली, और फिर चल। और कोई घंटे के सफर के बाद वो एक बड़ी शाहराहों से गुजर रहे थे। रास्ते में एक बंदे ने उनसे पूछा कि कोई टोक थी या क्या, कि शीशा नीचे हुआ, आवाज आई आप अगली गाड़ी वालों के साथ हैं। पता नहीं ड्राइवर ने मुंह से इशारा किया क्या, तो फिर उसी की आवाज आई बंदे की जो बाहर से पूछ रहा था, अच्छा ठीक है आप जाओ, क्या आप जा सकते। फिर आगे जाके मुझे उन्होंने एक जगह पे रिवर्स की गाड़ी, कोई 1 मिनट डेढ़ पीछे रिवर्स में आते रहे पगडंडी पे, किसी कच्चे रास्ते पे, बड़ी सड़क से सिंगल रोड से उतर के, मुझे लगा जैसे किसी गाड़ियों वाले कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं। तो गाड़ी पे रुकी, मुझे बाहर निकाल के फेंका उन्होंने, और फिर मुझे वो उसी तरह टूटी फूटी पश्तों में बोलता है तासो पत्नी जरा खान दे। कहा मैं तो मतीउल्लाह जान, तो कहा तासो जरा खान ना दे। मैं कहा नहीं, खुदा की कसम मैं जरा खान नहीं। और साथ वाले बंदे कहते हैं ये गलत सड़े रागले, ये जरा खान और बंद सड़े कोई दूसरा आदमी है जरा खान। तो इस तरह की पुश्तो बोल रहे थे, लेकिन वो पठान नहीं लग रहे थे मुझे, उनके लहजा वो बना रहे थे पुश्तो का। अच्छा, तो कहते हैं कि ये तो गलत बंदा हमने ले लिया। तो मैंने कहा हाँ ना, तुम भी नाम मुझसे पहले दिन पूछ लेते, पहले दफा जब लाए थे, इतना मारने के बाद आप एकदम पूछ रहे हो क्या नाम है। अच्छा, वो ऐसा मुश्किल था मरला के टेप। अच्छा, मतलब देखिए वो जब आपके साथ ये सारी बात कर रहे थे, आपकी फैमिली बच्चों का नाम ले रहे थे, वो टेप के पीछे से, लेकिन वो इतनी बड़ी टेप थी कि जो मैं बोलता था मुंह से मेरे भाप से या जो भी,
वो पूरा हिस्सा जो है वो लूज हो गया था और वहां से मैं बोल पा रहा था। ऊपर से टेप थी, अब वो एक किस्म का लिपटी हुई थी लेकिन वो स्टक नहीं हो रही थी, तो मैं उससे बोल पा रहा था। तो उसमें मैंने उनको फिर कहा कि भाई मैं मतीउल्लाह जान हूँ, और फिर उन्होंने कहा ये तो गलत बंदा आ गया। उन्होंने फिर जल्दी से मेरी हथकड़ी जो है वो इस तरीके से खोली के लगे वो तोड़ रहे हैं, इसकी चाबी शाबी नहीं है उनके पास, लेकिन एंड पे इधर उधर करके उन्होंने चाबी से ही खोल के हथकड़ी ले गए। मुझे यह तासर दिया कि वो तोड़ रहे हैं इसको और पता नहीं क्या हथकड़ी है बांधी है, मतलब। तो जाके मुझे उन्होंने फिर वहाँ पे छोड़ा और मैं फिर उठा और फिर अपना उतारे वो सर से भी, और मुझे पानी की बोतल दे गई थे, वो लेके मैं चल पड़ा। और बाकी मैंने आपको बताया, आगे सड़क पे पहुंचा तो मैंने कहा देखो ये कौन सी जगह है, कोई निशानी ढूंढूं। तो उधर कंक्रीट का एक बड़ा सा वो जैसे फाउंडेशन स्टोन नहीं लगी होती, इस तरह का कोई वो लगा हुआ था, उस पर एक तहरीर थी, ऊपर लोगो बना हुआ था। तो गाड़ियां गुजर रही थी, रात का अंधेरा गुप अंधेरा, गाड़ियां गुजर रही थी, तो उनकी रोशनी में मैं देखा कि वो पंजाब हुकूमत का लोगो था और नीचे जो तहरीर थी मैं उसके पहले 3 लफ्ज पढ़े और आगे चल दिया। और वही ऊपर लिखा था महकमा ज़राअत पंजाब, और मैं फिर फिर उसके बाद की कहानी मैंने बताई। हाँ, उसके बाद फिर आप अपने घर आपके जगह पहुंचते हैं, वहां से फोन करते हैं और फिर ये सारा जो है ना वो इस तरह की सूरत हाल होती है। रजी दादा, हम ये देख रहे हैं कि जो आपके साथ और मतीउल्लाह जान के साथ किसी भी लोकेशन तक पहुंचने से पहले के जो वाकयात हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। ट्विस्ट सिर्फ ये आता है कि वो लोग जो कि मतीउल्लाह जान को उसके बच्चों के हवाले से और इस हवाले से, और समझ जाओ तुम समझते नहीं हो, आपको भी समझाने की यही बातें, और फिर जो है वो अचानक से उनको गलत फहमी होती है कि ये तो ज़रक खान नहीं है। इस सारी सूरत हाल तक रजी आप कैसे समझते हैं कि अगर मतीउल्लाह जान के स्टेटमेंट को देखा जाए और आप दोनों के इन वाकयात को निकाला जाए तो क्या इन्फ्रेंस आप ड्रॉ करते हैं? देखिए, जाहिर है कि जिस तरह के उनके बनाए हुए गाने हिट नहीं हो सकते, इसके बावजूद कि वो सबसे ज्यादा चले हैं, उनके बनाए हुए स्क्रिप्ट भी हिट नहीं हो सकते और उनके किए हुए ड्रामे भी हिट नहीं हो सकते, बल्कि वो बर्दाश्त भी नहीं होते बंदे से, उनका ही आना शुरू हो जाती है कि आप कम अज कम किसी ऐसे बंदे की ड्यूटी लगा दो जिसे पूरी पश्तो आती हो, ताकि वो कम अज कम जालसाजी करता हुआ तो महसूस ना हो। देखिए, एक मॉडस ऑपरेंडाई है इन लोगों का, एक ही जगह पे शायद तरबियत हुई है, तरीकाकार भी एक ही है। और अगर क़याम पाकिस्तान के अंदर जद्दोजहद करने वाले लोगों की आप देखें जो जुलूस निकाला करते थे उस वक्त अंग्रेज के खिलाफ, तो आपको याद हो तो उनको भी इसी तरह शहर से बाहर ले जाकर वीरान जगहों पे छोड़ आया जाता था, जिस तरह मतीउल्लाह जान को छोड़ के आया गया है। तो अपने मॉडस ऑपरेंडाई तो वो नहीं बदला जी, उनका वही 1857 से चला आ रहा है और वही अब तक कंटिन्यू कर रहा है। और उस वक्त जो पाकिस्तान का मुतालबा करते थे वो गद्दार थे, और आज जो हैं जो पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं या कुछ सवाल रेज करते हैं वो गद्दार है। ना गद्दार बदले हैं ना गद्दार बनाने वाले बदले हैं, बस बदला है तो सिर्फ एक नस्ल बदल, 2-3 नस्लें बदल गई हैं, लेकिन तरीकाकार वही चला आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो जो मर्जी कहें कि हम फलाने महकमे से हैं, धमकाने महकमे से हैं, हम सिविल महकमे से हैं, हम या गैर सिविल महकमे से हैं। सिविल और गैर सिविल के वाले से मुझे बात याद आई यार, मुझे हामिद मीर जो है ना वो प्रोफेसर वारिस मीर का पुत्र लगा है पहली मर्तबा, जिस तरह वो उसने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है। इतना जिगरा जो है वो किसी कम साफी का होता है, जिसका जो क्रेडिट हो उसको देना चाहिए, है नहीं आप? तो वो जनाब जो है, अल्लाह आपका भला करे, स्क्रिप्ट पीछे एक ही है, ठीक है, लेकिन वो चूंकि कुछ ह्यूमन नीड्स भी होती हैं, इन लोगों ने आपके और हमारे दरमियान इन्हीं मोहल्लों इन्हीं गलियों में रहना होता है ना, तो वो आखिर में अपना आप भी आपकी नजरों में जरा मासूम साबित करने की, क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि जनाब हम तो बड़े, मैं मजबूर था और अल्लाह को काम अच्छा रजी, आपके इशू के अंदर जो है वो कोई वीडियो नहीं बन सकी, कुछ नहीं हो सका, मास वाय उस एक हथकड़ी वाली आपकी तस्वीर, मतलब इस तरह से हथकड़ी लगा के, और अभी कुछ तय भी नहीं हुआ है और उसको मीडिया के ऊपर रिलीज करना, ये ह्यूमिलेशन के अंदर आता है, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन के
उसमें आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आपकी जो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन की बात की गई है, ये उस बुनियादी आईनी प्रिंसिपल के भी खिलाफ है। ह्यूमिलेशन, मकसद ह्यूमिलेट करना है ना। मतीउल्लाह जान के केस के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर वीडियोस हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद के सेफ सिटी कैमराज हैं। अगर वो तमाम वाज़ेह शक्लें होने के बावजूद और ममनुआ इलाका जहां पे कोई आ जा नहीं सकता है, उसके बाद हुकूमती एहलकारों का ये कहना कि ये हो सकता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स की कार्रवाई हो। डू यू बिलीव इट? आप किन से पूछ रहे हैं? आपसे रजी, आपसे। नहीं, बिल्कुल। मतीउल्लाह जान तो पार्टी है ना इस वक्त, मतलब मतीउल्लाह जान के साथ हुआ है, डेयरिंग तो आई तरीके से वांट योर मैं तो एनालिसिस। मुबैना तौर पे अगवा हुआ हूं ना। मुबैना हाँ, इतने डेयरिंग तरीके से इजाजुल किस एहसन तरह साहब के बकौल। मतलब कि देखिए, अब भाई हमारा जो है वो पहले अंडर कंटेम्प्ट है, और मेरा मतलब है इससे ज्यादा अब हम क्या कहें यार, सामने नजर आ रहा है और आप मुबैना जो है उसका लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको, मेरा मतलब है कि कुछ तो अपनी आंखों से देख लेना चाहिए। लेकिन देखिए, हर बंदे की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, हर बंदे की अपनी अपनी वीडियोस होती हैं। हम क्या कह सकते हैं किसी के बारे में? मतीउल्लाह जान की अपनी वीडियो है, नैब के चेयरमैन की अपनी वीडियो है, हो सकता है किसी और की भी वीडियो हो, वो बेचारा इतना ही मजबूर हुआ हो, क्या ख्याल है? तो लेकिन नहीं, जो रजी मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, कैमराज ने उनके चेहरे कैप्चर किए हुए हैं, एक एक आदमी बिल्कुल नजर आ रहा है, गाड़ियों के नंबर्स बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल कितना आ रहा है। मुश्किल केस है ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए? जी एब्सोल्युटली नॉट। और खास तौर पे जो सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं उनमें तो आपको हर चीज वाज़ेह तौर पे नजर आ सकती है। अगर उसका डाटा अभी तक किसी ने जाया नहीं कर दिया, जो कि मेरा ख्याल है कि वो बड़ी महारत के साथ उसको इधर उधर कर चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं किया जा सका तो वहां पे तो हर चीज वाज़ेह है जी। कितनी देर लगती बिल्कुल। है किसी बंदे की तस्वीर डाल के उसका बायोडाटा निकालते? नॉट इवन 10 मिनट्स के ये पूरे जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उनका आप पूरा बायोडाटा निकाल लें नादरा के रिकॉर्ड में से, 10 मिनट भी नहीं लगते। इसीलिए आईजी पुलिस जो है वो अदालत में नहीं आया ना, और अदालत ने नहीं है इसरार भी नहीं किया। ना, वो बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, ना वो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। बिकॉज ही नोज कि ही इज द मेन कल्प्रेट। वो जिन्होंने ये वारदात डाली है उसके सामने वो अपने आप को बेबस महसूस करता है, इतना बेबस कि उनका नाम भी नहीं ले सकता। लिहाजा या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि कहीं और से कहा गया हो, जिनकी तरफ आपका इशारा है वो हो ही ना इसके अंदर, और ये यही इनको इस्तेमाल करके और उधर कोई बदनामी की कहानी बनाई गई हो कि देखिए ये मतीउल्लाह जान क्योंकि ये है तो इसके जहन के साथ भी खेला गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। मतीउल्लाह जान के और मेरे केस में एक और फर्क भी है। मेरे खिलाफ तो फवाद चौधरी और कम से कम 8-9 मिनिस्टर भी ट्वीटें करना शुरू हो गए थे ना। मती साहब के केस में ये नहीं हुआ इस दफा। उन्होंने थोड़ी सी शर्म की है, और इनके हक में कोई एक दो तीन बयानात आए हैं उनकी तरफ से, या 2-3 लोगों की तरफ से आए हैं। आई थिंक ये जो 15 महीने के अंदर ये हमारे गांव की, आपको पता है ना सियासत का वडेरा हाँ, जड़ा है वो जी आप ही पुलिस वाले ने कहना फाड़ लै ते मुड़ के फिर आप छुड़ान आप चले ही जाना। जबान चला जाना। मैं मती साहब के ने जब अपनी वापसी की इतला दी थी तो मैंने इनके नीचे इनको मुबारकबाद देते हुए लिखा था कि देखिए 15 महीने के अंदर अब जो है वो 3 दिन से बाद सिमट के 12 घंटे पे आ गई है। और लेकिन वो थोड़ा बड़े सा तल्ख ये 12 एक घंटे पॉजिटिव पहलू है कि थोड़ा सा हम और यकजहती शो करें तो ये शायद 12 घंटे भी ना रहे और इस तरह की नौबत आना बंद हो जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि वो जितना मर्जी ड्रामे कर लें, उनके तो गाने हिट नहीं होते, उनके ड्रामे क्या हिट होने। तो इसलिए वो नहीं नहीं जी, इंशाल्लाह सबको नजर आ रहा है कौन कर रहा है। मतीउल्लाह जान, लास्ट वर्ड्स, आप जो कुछ कहना चाहें। देखें, मेरा ख्याल है कि कल कैपिटल टॉक के अंदर मैं ही था, तो हमारे साथ मुबशिर जैदी थे, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब देखें मतीउल्लाह जान से कोई लोगों को मोहब्बत नहीं थी, लोग असल में तंग आ चुके हैं। लेकिन मेरा देखने का थोड़ा सा अंदाज जो है ना वो मुख्तलिफ है कि जो लोग आज भी मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर हक और सच की बात करते हैं, पाकिस्तान के अवाम उसको पसंद भी करते हैं, उसके लिए खड़े होने के लिए भी तैयार है,
वो खास सियासी लीडर हो, खा सहाफत करने वाला कोई सहाफी हो। तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बहरहाल सच बोलने वाले के साथ खड़े होते हैं। और हमारे मुआशरे के जो आप और हम सोचते थे कि शायद आवाजें जो हैं वो खामोश की जा रही हैं, वो एक आवाज को उन्होंने खामोश करना चाहा और 1 करोड़ से ज्यादा आवाजें जो हैं उभर के और ज्यादा चीखने के अंदर ज्यादा चीख के और वो सामने आए। और ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो आपके साथ आएगी। तो मतीउल्लाह जान, क्या कहते हैं आप हम चाहते हैं कि आज AQS लाइव का जो इख्तितामिया है वो आप करें। से देखिए, मैं पिछले 1.5 साल से ना बेरोजगार और बड़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन होती है। आपको यूँ महसूस होता है कि आपके कोई इदारा भी आपको लेने को तैयार नहीं है, और वजह साफ ज़ाहिर है, लोग डरते हैं, इदारे डरते हैं। पूरे इदारे का मुस्तकबिल दांव पे लग चुका है इस मीडिया की इंडस्ट्री में कुछ लोगों की वजह से। और वो लोग कोई बुरे नहीं हैं, वो लोग रसूल और सच की बात करते हैं और करते थे, मगर आज वो सब कॉर्नर हुए हैं। नाम सबको पता है आपको, एक ने तलत हुसैन है, नुसरत जावेद हैं, मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं, और इसी तरह दूसरे जो लोग, और जो लोग कुछ अभी भी जॉब पे मौजूद हैं मगर हक सच की बात करने की कोशिश करते हैं, उन पे अरसा हयात भी तंग है, उनकी तनख्वाहें भी लेट हैं। और आपने देखा, आपके अपने जो जियो टेलीविजन जंग ग्रुप के मालिक हैं, वो जेल में डाला हुआ, आज तक किसी को पता है कि केस कहाँ पहुंचा है, चला कहाँ। तो कहीं से देखिए, ये थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं सिचुएशन में। तो एक रोशनदान जैसे नहीं, किसी खुफिया सेल का रोशनदान होता है जहाँ से हवा आती है, आप सांस लेते हैं। तो सोशल मीडिया, ये और ट्विटर, उसमें से आने वाली रोशनी जो है बड़ी खूबसूरत एक लाइट भी आ रही होती है उसमें, लाइट की, जो माहौल को और खूबसूरत बना। ये जो सोशल मीडिया है, ये वो एक ठंडी बोतलों का स्ट्रॉ नहीं होता जिसको बचपन में हम मुंह में डाल के पानी के नीचे जाके ना अंडर वाटर रहते थे। तो ये हमारे लिए एक सांस लेने का जरिया है। वो लोग जो जर्नलिस्ट हैं, जो माशरे के लिए बात करते हैं और बात किए बगैर रह नहीं सकते, उनकी बात उनका सांस लेना होता है। तो ये सोशल मीडिया हमारे लिए सांस लेने का जरिया है। और बदकिस्मती से हम हुकूमतों को रोते थे, हम रियासती इदारों को रोते थे कि ये हमारा घुटन सांस कर रहे हैं। आज हमारी अदालतों में भी जो बुजुर्ग मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये यूट्यूब पे क्या हो रहा है, इसका कानून बनाएं। बहुत से मुल्कों में ये बंद है, चीन और नॉर्थ कोरिया बनाने जा रहे हैं हम लोग। अब तो माजरत के साथ, मेरा बड़ा एहतराम है अदलिया का, लेकिन अदलिया के जजेस का ये रिमार्क्स देना, किसी केस के आने से पहले ही आप अपना माइंड बता रहे हैं। और इन जजेस के रिमार्क्स के बाद तो ये साइबर क्राइम विंग और दूसरे पुलिस के इदारे तो और भी शेर हो गए। और इन जजेस के रिमार्क्स की वजह से जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन बढ़ जाएंगी, फ्री स्पीच के ऊपर पाबंदियां बढ़ जाएंगी, सिर्फ इसलिए कि मुअज़्ज़ज़ जजों के फैसलों पर कोई तनकीद करता है, उन्हें बुरा लगता है। तो वो तनकीद तो सारी दुनिया में होती है। सोशल मीडिया की वजह से जजेस को अगर कोई शिकायत है तो किसी खास केस में उस केस के मतलब फैसला दें, कानून की तशरीह करें। लेकिन ये रिमार्क्स देना, ये सियासतदानों का काम है, ये तज्जियाकारों का काम है। मगर जजेस को अदालत के अंदर बैठ के तकरीरें नहीं करनी चाहिए, फैसले लिखने चाहिए, कानून का हवाला देना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए वो एक मिसाल बने और कानून साजी हो, उसमें तरमीम हो। लेकिन जब जजेस भी अदालतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तकरीरें करेंगे, रिमार्क्स देंगे और जजमेंट्स लिखने की बजाय अदालती सरबराहों को बुला के ऑर्डर देंगे, FIA आ जाए, पेपरा को बुला लो, क्या एक्शन लिया आपने, ये जजेस को ऐसे नहीं करना चाहिए। जजेस को हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बदकिस्मती से आजकल हमें सबसे ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत मुहाफ़िज़ों से पड़ रही है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन है, उसके अंदर वो इदारे भी शामिल हैं जिनका काम हमारे इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और जिसके लिए उन्हें ख़ुसूसी अख्तियारात दिए गए हैं। और वो उन अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, सुओ मोटो पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, बजाय इसके कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो खुद अपने रिमार्क्स और तकरीरों के ज़रिए दूसरे इदारों को भी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी पर उकसा रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो कि बहुत बदकिस्मती की बात है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इतना सारा डिप्रेशन के बाद 1.5 साल का बड़ा, ऑब्वियसली में एक इंसान, जो कुछ भी ये वाक़या हुआ
बहुत ही खौफनाक था, खतरनाक था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। मगर इसके बाद मुझे ये लगा है कि शायद मैंने 25 साल की जो सहाफ़त की है और आखिरी 1.5 साल का जो वक्त गुजारा है, मुझे उसका सारा सिला पहली दफ़ा मुझे महसूस हुआ है कि हमारे काम लोग भूलते नहीं हैं। हम लोग को शायद पता ही नहीं होता कि हमारे बारे में क्या लोग सोचते हैं, हमारे काम के बारे में। उन्होंने हमें बचपन से बड़ा होते, बूढ़ा होते देखा होता है। तो ये जो वाक़े के बाद जो लोगों का प्यार और मोहब्बत मिला है, मैं कहता हूँ ये सहाफ़त के लिए एज़ाज़ है, ये कोई मतिउल्लाह की बात नहीं है। अहमद मीर के वाक़े के बाद इसी तरह लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। तो ये एक सहाफ़त के लिए एज़ाज़ है, सहाफ़ियों के लिए और पेशे के लिए एज़ाज़ है। दान नहीं, सिर्फ सहाफ़ी नहीं, आम लोग भी जो हैं आपको आपके काम की वजह से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं। और वो लोग भी जो आपके मुखालिफ हैं, जिन पे आप तनकीद करते हैं, जब वो लोग भी आपके साथ खड़े हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बतौर सहाफ़ी आपने पेशे का हक अदा कर। एक फिक्रा मुझे ऐड कर ले लीजिएगा। वो ये है कि बहुत सारी जुबानें और बहुत सारे लोग जो थे वो कह रहे थे कि मतीउल्लाह जान वापस आके भी मतीउल्लाह जान ही रहेगा। तो वो दरीदा दहन लोग देख लें कि वो मेरा शेर अब भी खड़ा सहाफत के करबला में वैसे ही धाड़ रहा है जैसे वो अगवा होने से पहले धाड़ रहा था। बहुत शुक्रिया रजी दादा, जज्बाती आपने कर दिया। और बहरहाल ये सारी चीजें जो है ये सहाफियों की फैमिलीज को जो है इसमें पता नहीं मुझे ये शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हम सब जो है वो अपने दिल के दुखड़े जो है वो निकाल रहे हैं कि यार कितना तकलीफ होता है, किस कदर कर्ब से हम गुजरते हैं, हम या हमारी फैमिली बीइंग ए सहाफी, ये शायद किसी को अंदाजा भी नहीं है। मतीउल्लाह जान 3 नवंबर का वाकया आपको याद है, जिसके बाद मुझे मुल्क छोड़ के जाना पड़ा था। और आप इस बात के विटनेस हैं कि मलिक कयूम अटॉर्नी जनरल, उन्होंने अब्दुल हमीद डोगर की कोर्ट के अंदर इल्जाम लगा दिया था कि कयूम सिद्दीकी को इफ्तिखार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड दे दिया और वो लेके तो मुल्क से भाग गया है। उस दौरान में मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी बीवी जो अपने दफ्तर से काम करके आई थी, उसको मेरे घर के सामने से गन पॉइंट के ऊपर जो है वो किडनैप करने की कोशिश हुई। तो ये वो वाकया तो और आपको पता है उसकी एफआईआर भी थाना कोसार के अंदर दर्ज है। लेकिन आज 2007 और आज 2020 13 साल गुजर, हम अपनी ये तकलीफें भी जो हैं वो लोगों को नहीं बताते हैं कि कहीं इस हवाले से कोई और किसी किस्म का मैसेज ना ले सके। लेकिन रजी दादा, आपके निकलने वाले आंसू जो हैं और हमारे इस प्रोफेशन के अंदर जो है वो एक मतीउल्लाह नहीं है, एक रजी दादा नहीं है। यहाँ पे हर सहाफी जो है उसने साबित किया है मतीउल्लाह जान के वाकये के ऊपर कि हर आदमी जो है वो उसी तरह से फर्म है और वो उसी तरह से आजादी इजहार और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जो है वो आवाज उठाता रहेगा, जैसा कि माजी में हमारे बुजुर्गों ने उठाई। उन्होंने जेलें सही, उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने टॉर्चर सेलों की चीजें बर्दाश्त की और अपनी जानों का नजराना दिया। एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की। तो ये जंग जो है वो रहेगी और इंशाअल्लाह अजीज, वो कहते हैं ना कि फतह ऐसे ही होती है। फिर जब फतह का ऐलान होता है तो फिर खल्के खुदा बोलती है। तो फिर बंदा भले फतह जंग से मिले लेकिन फतह हमारी होती है। हाँ, फतह सच की होती है। और वो कहते हैं ना कि इन्नल बातिल काना ज़हूका, कि बेशक बातिल मिट जाने के लिए और हक छा जाने के लिए। बिल्कुल शराय दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को इन 2 मगवी सहाफियों की कहानी आपने सुनी। एक और मगवी सहाफी भी है, लेकिन वो एक खातून है। कोशिश करेंगे कि अगर वो हमारे साथ आ सके तो उनकी कहानी भी आपके पास लेके आए। शराय दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। हमें जो मर्जी कहें लेकिन अब सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने